Good morning students, myself Rajan, welcome to the Hawking classes. Guys, मैं आपको 11th क्लास की अकाउंट स्टडी करा रहा हूं और 11th क्लास के अकाउंट्स में हमारे पास यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 आपको पता है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारा यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 है हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यह है हमारा लेक्चर नंबर 7। गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसेट्स के बारे में समझाया था। श्योर गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसेट्स के बारे में समझाया था। एसेट्स की डेफिनेशंस, एसेट्स के दो मीनिंग बताए थे, अमाउंट से रिलेटेड और थिंग से रिलेटेड। और उसी के बाद मैंने एसेट्स के टाइप्स बताए थे कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये स्टडी करवाया कि नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं और अदर्स एसेट्स क्या होती हैं, और किस तरह से नॉन करंट होती हैं और वो किस तरह से करंट एसेट कहलाती हैं। श्योर गाइस, आफ्टर दिस ऑल स्टडीज आई वांट टू डिस्कस यू समथिंग अबाउट द लायबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। सर, ये कर्ज क्या होता है? इसे हम कर्ज भी कह सकते हैं, कर्जा भी कह सकते हैं, वट एवर यू सेइंग। सर, ये कर्जा क्या होता है? सपोज करो मैंने बैंक से कोई अमाउंट या कोई रकम लोन पर ली है। श्योर, वो मेरा कर्जा हो गया। या मैंने बाजार से सप्लायर से सामान उधार पर परचेज किया है, तो जो चीज मैंने उधार पर परचेज की है, क्रेडिट पर परचेज की है, वो भी कर्जा हुआ। जो मैंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, वो भी कर्जा हुआ। श्योर गाइस? सो गाइस, वही दो बातें दोबारा से आती हैं। आपको कर्जे का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार दोबारा बताता हूं। अगर मैंने बैंक से कोई लोन लिया है, वो भी मेरे लिए कर्जा है, वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है। अगर मैंने मार्केट से सप्लायर से सामान क्रेडिट पर परचेज किया है, क्रेडिट पर परचेज किया है, उधार पर परचेज किया है, तो वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है, वो भी मेरे लिए कर्जा है। सो इस तरह से मेरी लायबिलिटीज और कर्जे को मैं शो करके चलता हूं। सबसे पहले मैं आज आपको लायबिलिटीज की नॉर्मल मीनिंग लिखवाऊंगा। मैं आपको लायबिलिटी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल मीनिंग लिखवाऊंगा। सो लायबिलिटी का नॉर्मल मीनिंग लिखेंगे, जो आप लोगों के लिए बेसिकली बहुत आसान होगा। लायबिलिटी का नॉर्मल मीनिंग कहता है दैट अमाउंट which we borrow from someone, borrow from bank or financial institution, borrow from bank or financial institution. Sure, in short, those amounts which still pending to pay, simple and sort out meaning है आपका ये, that's called liability। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सॉर्ट आउट मीनिंग मैंने आपको लिखवाया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं लिखवाया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखवाया ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो कि लायबिलिटी एक्चुअल में किस किस अमाउंट को लायबिलिटी कहा जाता है। कहता है दैट अमाउंट, श्योर, कहता है दैट अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन शॉर्ट those amounts which still pending to pay, that's called the liability। मतलब वो वाली रकम, वो वाला पैसा जो हमने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन पर उठा रखा है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। इन शॉर्ट में कहना चाहें, वो वाला पैसा जो हमारा अभी तक पे करना बाकी है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, वो हमारी
लायबिलिटी कहलाती है। दैट्स ऑल अबाउट द लायबिलिटी। सर आप एग्जाम्पल दीजिए इनका। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने लोन बोरो किया है फ्रॉम बैंक, बोरो करने का मतलब है कर्जा लेना, श्योर, प्राप्त करना। अगर मैंने लोन बोरो किया है फ्रॉम बैंक, लोन बोरो किया है फ्रॉम बैंक, तो वो भी मेरी लायबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने अमाउंट स्टिल पेंडिंग टू पे है, स्टिल पेंडिंग टू पे है, स्टिल पेंडिंग टू पे टू क्रेडिटर, अगर अमाउंट अभी भी पे होनी बाकी है क्रेडिटर को, क्रेडिटर का मतलब सप्लायर को, हमारे सप्लायर्स को जिनसे हमने उधार पर सामान परचेज किया था, अभी भी उन्हें पैसे देने बाकी हैं, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। तीसरा, अमाउंट स्टिल पेंडिंग टू पे रिगार्डिंग टू एक्सपेंसेस, रिगार्डिंग टू एक्सपेंसेस, मतलब वो अमाउंट जो अभी तक एक्सपेंसेस से जुड़ी हुई है, एक्सपेंसेस से जुड़ी हुई है और अभी तक पे होनी बाकी है, अभी तक पे होनी बाकी है, मतलब वो अभी तक पे नहीं हुई। द अमाउंट विच स्टिल पेंडिंग टू पे, द अमाउंट विच स्टिल पेंडिंग टू पे रिगार्डिंग टू एक्सपेंसेस। श्योर, इन शॉर्ट अगर मैं इसे थोड़ा सा इजियर करके लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं, थोड़ा सा इजियर और करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवाएंगे, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखवाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आए, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो। मैं यहां लिखूंगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस which are still pending to pay, ये वाला वर्ड सही रहेगा, एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। सो 3 तरह से लायबिलिटी हुई। सर पहली लायबिलिटी कौन सी हुई? ये, और दूसरी लायबिलिटी ये, और तीसरी लायबिलिटी ये। श्योर गाइस? लोन बोरो फ्रॉम बैंक, क्या ये भी हमारी लायबिलिटीज है? हाँ जी सर, ये भी हमारी लायबिलिटीज है। हमने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। श्योर? अमाउंट स्टिल पेंडिंग टू पे टू द क्रेडिटर टू द सप्लायर, क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमें क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमें उधार पर, यानी कि जो हमें क्रेडिट पर सामान सेल करते हैं। इन शॉर्ट, जिनसे हम उधार पर, क्रेडिट पर सामान परचेस करते हैं, वो होते हैं क्रेडिटर। और उन क्रेडिटर को अमाउंट पे होनी अभी भी बाकी है, तो वो भी मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। उन क्रेडिटर को मेरी अमाउंट पे होनी बाकी है, उन क्रेडिटर को वो पैसा देना बाकी है जिसके बदले में मैंने सामान परचेस किया था, वो मेरी क्या हुई? लायबिलिटी हुई। श्योर? अगर मैंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, वो भी मेरी लायबिलिटी हुई। एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हैं जो अभी तक पे होने बाकी है। सपोज करो मैंने अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, मैंने अपने वर्कर्स को वेजेस देने हैं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मैंने रेंट पे करने हैं, और ये सारे खर्चे अभी तक पे होने बाकी हैं। मतलब दीज एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, वो भी मेरे क्या होंगे? वो भी मेरी लायबिलिटी होगी, वो भी मेरा कर्जा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल सेंस ऑफ द लायबिलिटी जो आप लोगों ने स्टडी की है। आप लोगों ने 2 बातें निकाली कि जो अमाउंट पे होनी बाकी है उसे भी हम लायबिलिटी, उसे भी हम कर्जे के रूप में लेते हैं। श्योर? और जो अमाउंट हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन पर लेते हैं, उसे भी हम लायबिलिटी या कर्जे के रूप में ही देखते हैं। आप जल्दी से इस पूरे फॉर्मेट को उतारिए। सो गाइस, आफ्टर क्लियरिंग द लायबिलिटी मीनिंग, हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। सर कितने तरह के टाइप्स होते हैं लायबिलिटी के, आप हमें उनके बारे में समझाइए, और उन डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होते हैं, हमें उनके बारे में भी पॉइंट क्लियर करके
चलिए, सो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। नॉर्मली गाइस दो तरह के टाइप्स होते हैं, नॉर्मली दो तरह के टाइप्स होते हैं, लेकिन आपने एसेट में दो तरह के टाइप्स को स्टडी किया है, जो कि पहले है करंट एसेट, दूसरे है नॉन करंट एसेट। यहां पर आप तीन तरह से स्टडी करोगे, तीन टाइप्स को स्टडी करोगे। पहली है करंट लायबिलिटी, पहली है करंट लायबिलिटी, श्योर गाइस, और दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरी है शेयर होल्डर फंड। यहां पर मैं लिखूंगा तीसरी के बारे में, तीसरी है शेयर होल्डर फंड। बिल्कुल सिंपल वे से समझना, बिल्कुल इजी टू इजी मैनर में आपको समझाऊंगा मैं, श्योर गाइस। गिनती के 20 to 25 मिनट मुझे दीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले तो सर करंट लायबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हमें बताइए। श्योर, कहता दैट अमाउंट which will be paid within 1 year, वो अमाउंट जो एक साल के अंदर अंदर पे हो जाएगी, दैट अमाउंट विच विल बी पे विद इन 1 year। क्लियर। ऐसे ही करंट एसेट थी कि वो वाली वस्तुएं और वो वाली अमाउंट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो एक साल के अंदर अंदर बिक कर जिनका हम कैश प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारी करंट एसेट होती थी। और यहां पर लायबिलिटी एक कर्जा है, एक अमाउंट है, तो दैट अमाउंट विच विल बी पे विद इन 1 year, मतलब वो वाली रकम जो हम एक साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। श्योर गाइस, ओके। इस वर्ड को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, मैं बिगर फॉर्म में लिखता हूं 1 year। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटी। कहता है दैट अमाउंट which will be pay after 1 year, which will be pay after 1 year। श्योर, वो हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। श्योर, कहता है दैट अमाउंट विच विल बी पे आफ्टर 1 year, मतलब वो वाली रकम जो हम एक साल के बाद पे करते हैं। हम दूसरे साल पे कर सकते हैं, तीसरे साल पे कर सकते हैं, चौथे साल पे कर सकते हैं, 5वें साल भी पे कर सकते हैं। मतलब वो वाली रकम जो हम एक साल के बाद पे करते हैं, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। मतलब वो वाला लोन, वो वाला कर्जा जो हमने एक साल से ज्यादा के लिए ले रखा है, तो वो वाली होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। इन शॉर्ट मैं यहां पर लिखूंगा और कर इन शॉर्ट यहां पर मैं लिखूंगा, अब लोन के रूप में क्या होगी नॉन करंट और करंट, ध्यान से स्टडी कीजिएगा। कहता है दैट अमाउंट which borrow from the bank only for 1 year, बस क्लियर, only for 1 year, सिंपल। मतलब वो रकम जो हमने बैंक से उधार ली है, बैंक से लोन के रूप में ली है, सिर्फ एक साल के लिए, वो हमारी होती है करंट लायबिलिटी। और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, लिखता हूं कि दैट अमाउंट which we borrow from the bank for more than 1 year, मतलब वो वाली रकम जो हम बैंक से प्राप्त करते हैं एक साल से ज्यादा के लिए है, वो वाली रकम जो हम बैंक से लोन के रूप में लेते हैं एक साल से ज्यादा के लिए,
वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। और वो वाली रकम जो बैंक से हम लोन के रूप में लेते हैं सिर्फ 1 साल के लिए, वो होती है हमारी करंट लायबिलिटी। जो बैंक से लोन लिया जाता है सिर्फ 1 साल के लिए, वो करंट लायबिलिटी है। जो बैंक से लोन लिया जाता है 1 साल से ज्यादा के लिए, वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। श्योर सर, शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, जरा हमें समझाएंगे। अभी देखो, कहता है द अमाउंट which is to be invested by the businessman, invested by the owner into their business, वो होते हैं हमारे शेयर होल्डर फंड। कहते हैं द अमाउंट विच इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू देयर बिजनेस। श्योर, मतलब वो वाली अमाउंट जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, जो ओनर के द्वारा लगाई जाती है उसके अपने बिजनेस में, वो होते हैं शेयर होल्डर फंड, यानी कि दैट इज कैपिटल। क्या होती है वो सर? कैपिटल होती है। कैपिटल होती है ना, हाँ जी, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैपिटल के बारे में पढ़ रखा है आप लोगों ने, पिछले लेक्चर्स में मेरे स्टडी किया होगा यूनिट नंबर 1 में। कैपिटल क्या होती है? जो वाली अमाउंट जो एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, उसे हम शेयर होल्डर फंड का भी नाम देकर चलते हैं। बट कुछ आइटम्स होती है जो कैपिटल में ऐड या लेस होती है, जो कंप्लीट बनकर शेयर होल्डर फंड के रूप में आती है। श्योर गाइस, सो दिस ऑल अबाउट द करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड। जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में उतारिए। सो अब हम करेंगे कि क्या क्या मैटर्स करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड की बात करें, जो सबसे इजियर है। इसमें इंक्लूड होती है कैपिटल। कैपिटल के बारे में तो आपको सबको मैं बता ही चुका हूं। बिल्कुल सर, कैपिटल में ऐड किए जाते हैं प्रॉफिट्स। कैपिटल में ऐड किए जाते हैं प्रॉफिट्स। अभी आप नॉर्मली प्रॉफिट्स वर्ड को ही कंसीडर करो, मैं अभी आपको कोई और प्रॉफिट का नाम नहीं बताना चाहूंगा। अभी आप नॉर्मली सिंपल प्रॉफिट वर्ड को ही अपने माइंड में कंसीडर कीजिएगा। वैसे यहां पर नेट प्रॉफिट ऐड होते हैं, वैसे यहां पर नेट प्रॉफिट ऐड होते हैं। श्योर गाइस, सो कैपिटल में ऐड होते हैं प्रॉफिट्स, और कैपिटल में ऐड होता है कैपिटल पर लगा हुआ इंटरेस्ट। कैपिटल में ऐड होता है कैपिटल पर लगा हुआ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो अपने माइंड में एक विजन लेकर आता है कि अगर ये पैसा मैं बैंक में इन्वेस्ट करता, अगर ये पैसा मैं बैंक में जोड़ता, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता, मार्केट में इस पैसे के बदले में मुझे इंटरेस्ट मिलता। श्योर, तो वो इंटरेस्ट क्यों ना मैं अपने बिजनेस से सबसे पहले प्राप्त करूं, और फिर इंटरेस्ट लेने के बाद मैं अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करूं। तो इसलिए वो अपने बिजनेस को कहता है कि जो मैंने तुझे चलाने के लिए जो मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो मैंने पैसा लगाया है, उसके बदले में सबसे पहले मुझे तू इंटरेस्ट दे, जो कि मुझे मार्केट से एज यूजुअली मिल जाता। उसके बाद तू मुझे प्रॉफिट्स कमाकर दे। श्योर, तो उसकी ऐसी स्टेटमेंट अपने बिजनेस के साथ होती है। श्योर, तो उस इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल सिंपल सेंस में समझाया कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कहता है, उसकी एक कोलैबोरेशन स्टेटमेंट होती है कि अगर ये पैसा मैं बैंक में जोड़ लेता या सेव कर लेता तो मुझे बैंक वाले इंटरेस्ट रेट देते, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते बदले में। सो वो अपने बिजनेस को कहता है सबसे पहले तो तू उस इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट मुझे बैंक से मिल सकता था या बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता था, पब्लिक से मिल सकता था, सबसे पहले तो उस इंटरेस्ट की पूर्ति कर, वो मुझे इंटरेस्ट प्रदान कर, उसके बाद तू मुझे प्रॉफिट्स प्रदान कर। श्योर, सो दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज अर्न बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड विच इज पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर ऑफ द बिजनेस कमाता है और बिजनेस अपने मालिक को देकर चलता है। श्योर गाइस, वो भी ऐड होता है, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। श्योर गर्ल्स, लेस करेंगे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग तो आपको पता है, वो वाला पैसा जो हमने विड्रॉ किया है बिजनेस से, जो हमने निकाला है बिजनेस से,
अपने पर्सनल यूज के लिए। वो वाला पैसा जो हमने विड्रॉ किया है बिजनेस से, जो हमने निकाला है बिजनेस से, जो हमने निकाला है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। दोबारा से बोलना चाहूंगा, वो वाला पैसा जो हमने विड्रॉ किया है बिजनेस से, जो हमने निकाला है बिजनेस से अपने पर्सनल, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, अपने घरेलू खर्चों के लिए, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। वो कैपिटल में से नॉर्मल माइनस होकर चलता है। और ड्राइंग अगर माइनस हुआ है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट भी माइनस होगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही ड्राइंग पर भी एक इंटरेस्ट लगता है ना। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ड्राइंग माइनस हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस होगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस होकर चलता है। श्योर। ये होती है कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये होता है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, कि साल की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी थी। उसके बाद हम कुछ आइटम्स को एड लेस करते हैं और हमारे पास फाइंड होता है कैपिटल एट द एंड, कि साल के एंड में हमारे पास कैपिटल कितनी होगी, साल के एंड में हमारे पास कैपिटल कितनी होगी। श्योर गाइस। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि कैपिटल एट द एंड, सारी कैलकुलेशन सब कुछ एड और लेस करने के बाद हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कैपिटल एट द एंड। श्योर गाइस। नॉन करंट लायबिलिटी में नॉर्मल आपके पास दो ही चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। श्योर। सबसे पहला आपके पास आता है लॉन्ग टर्म लोन। श्योर गाइस। फिर आपके पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर ये बोरोइंग्स और लोन में क्या डिफरेंस हुआ? नॉर्मल अब आप सिंपल ही समझकर चलो। बोरोइंग्स नॉर्मल होती है जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं उसे हम बोरोइंग कहते हैं, किसी पर्सन से हम लोन लेते हैं उसे हम बोरोइंग कहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं उसे हम लोन कहते हैं। श्योर। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और साथ ही साथ आपके पास आता है, फिलहाल आप इन दो बातों को ही कंसीडर कीजिए। श्योर। लॉन्ग टर्म लोन कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन वो होते हैं जो हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। श्योर। और हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, एक साल से ज्यादा के लिए लेते हैं, वो होते हैं लॉन्ग टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं और एक साल से ज्यादा के लिए लेते हैं, वो होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉर्मल हम डिवेंचर से लोन लेते हैं। श्योर। डिफरेंट टाइप्स लेते हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। और जो हम एक साल से ज्यादा के लिए लेते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। बैंक से लोन लिया, एक साल से ज्यादा के लिए ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, एक साल से ज्यादा के लिए ले लिया, ग्रुप ऑफ पर्सन से लोन लिया, एक साल से ज्यादा के लिए ले लिया, तो वो सारे लोन क्या कहलाएंगे? लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और वो नॉन करंट का हिस्सा होकर चलेंगे क्योंकि वो एक साल से ज्यादा के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट एक साल के बाद होगी, इस वजह से वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाकर चलेंगे। श्योर गाइस। ओके सर। यहां लॉन्ग टर्म है तो करंट में क्या होंगे? शॉर्ट टर्म होंगे। नॉन करंट हमेशा लॉन्ग टर्म से रिलेट करता है और करंट हमेशा शॉर्ट टर्म से रिलेट करता है। ये हमने पीछे एसेट में भी स्टडी किया था। तो ये यहां होंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। श्योर। ओके सर। शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करें। बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से हमने लोन लिया है और सिर्फ एक साल के लिए लिया है, जिसकी पेमेंट हम एक साल के अंदर अंदर कर देंगे। श्योर। वो होते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद यहां आते हैं क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जरा मैं इसके वर्ड के बारे में लिखूंगा यहां से लेकर यहां तक। श्योर। कहता था पर्सन फ्रॉम whom we purchase the goods or raw material on credit, वो होते हैं हमारे
क्रेडिटर मतलब वो लोग, वो पर्संस जिनसे हम गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उधार पर। वो लोग, वो पर्संस जिनसे हम गुड्स या फिर रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल परचेज करते हैं उधार पर, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर। और नॉर्मली जिससे हम उधार पर परचेजेस करते हैं उसकी हम 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। बिकॉज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने से पहले पहले हम सारों के खाते नील करके चलते हैं, सारों के अकाउंट्स को क्लोज करके चलते हैं, सबकी पेमेंट करके चलते हैं। सो नॉर्मली क्रेडिटर की पेमेंट भी हम 1 साल के अंदर अंदर कर देते हैं। सो दैट्स वाई क्रेडिटर इंक्लूड होते हैं करंट लायबिलिटी में। दैट्स वाई क्रेडिटर करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनकर चलते हैं। श्योर गाइस? ओके, सो जल्दी से क्रेडिटर का मीनिंग उतार लीजिए, जल्दी से ये क्रेडिटर का मीनिंग उतारिए, ये क्रेडिटर का मीनिंग उतारिए, फिर मैं इस मीनिंग को रफ करूंगा। श्योर? प्लीज। क्रेडिटर की क्लैरिफिकेशन के बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेएबल। सर ये बिल्स पेबल क्या है? मैं इसका मीनिंग यहां लिख दूं? हाँ जी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, मैं इसका मीनिंग लिख रहा हूं यहां पर। कहता है दोज बिल्स which are still pending to pay, those bills which are still pending to pay but will be paid within 1 year. ओके, तो बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल सेंस में मीनिंग बताया, उलझाया नहीं है कि दोज बिल्स विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे बट विल बी पे विद इन 1 ईयर। मतलब वो वाले बिल, हमारे कुछ बिल्स होते हैं, श्योर। जैसे सपोज करो हमने कहीं से सामान परचेज किया तो कुछ बिल होंगे हमारे पास, श्योर। या हमारे कुछ खर्चों के बिल होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा हमारे पास, श्योर। हाँ, सो दोज बिल्स विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे बट विल बी पे विद इन 1 ईयर। मतलब वो वाले बिल जो पे होने बाकी हैं, हमारा कर्जा हो गया, लायबिलिटी होगी, पर वो पे होने बाकी हैं, परंतु वो पे हो जाएंगे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाएंगे। उन्हें हम कहते हैं बिल्स पेएबल, उन्हें हम कहते हैं बिल्स पेएबल। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल, सर ये ट्रेड पेएबल क्या होते हैं? ट्रेड पेएबल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल को। जब क्रेडिटर और बिल पेबल को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूंगा, जब उनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना चाहूंगा, जब उनको अमलगामेट करके लिखना चाहूंगा, जब उनको जोड़कर लिखना चाहूंगा, तो मैं उनको ट्रेड पेएबल का नाम देकर चलूंगा। अभी आप ये नॉर्मल सेंस में ही इस चीज को याद रखो, श्योर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आपने प्रीपेड भी समझाई थी, अब आप समझा रहे हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसका था? एसेट का था ना पार्ट, वो करंट एसेट का पार्ट था। हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट का हिस्सा था। यस, क्योंकि दोज एक्सपेंसेस विच वी पेड इन एडवांस, उन खर्चों को जिन्हें हमने एडवांस में पे कर दिया है उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते थे। अच्छा, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो उस अमाउंट पर हमारा पूरा पूरा अधिकार होता था, जिसकी वजह से वो एसेट होती थी। और चूंकि वो प्रीपेड है, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो करंट एसेट होती थी। श्योर गाइस? उसी तरह से आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पहले आप बिल्स पेबल को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे। सो नेक्स्ट आते हैं आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो मैंने आपको बता दिया, श्योर। दोज एक्सपेंसेस विच वी पेड इन एडवांस। अब हमने उन खर्चों को एडवांस में पे कर दिया, जिसकी वजह से उस अमाउंट पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है, जिसकी वजह से वो हमारी एसेट होती थी। चूंकि वो खर्चे एडवांस में पे हो चुके हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी उनकी, 1 साल के अंदर अंदर वो क्लियर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारी करंट एसेट होती थी। श्योर?
नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कहता है द एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, मतलब वो वाले खर्चे जो अभी पे होने बाकी हैं। देखो ध्यान से, वो वाले खर्चे जो अभी पे होने बाकी हैं वो हमारे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। परंतु ये खर्चे एक साल के अंदर अंदर तो पे हो ही जाएंगे। अगर जो खर्चे पे होने बाकी हैं तो एक साल के अंदर अंदर तो उनकी पेमेंट हम कर ही देंगे। अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से पहले तो उनकी पेमेंट कर ही देंगे, जिसकी वजह से पे होने बाकी हैं, जिसकी वजह से ये लायबिलिटी है, कर्जे हैं, लेकिन एक साल के अंदर अंदर पे हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनकर चलते हैं। श्योर गाइस? ओके सर। नेक्स्ट आपके पास अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम जिसको हम बोलते हैं अनअर्न इनकम, जो अभी तक कमाई नहीं है वो वाली इनकम। ओहो सर ये क्या इनकम है? एक्रूड इनकम के बारे में आपने स्टडी किया। कहता था इनकम विच स्टिल पेंडिंग टू रिसीव, वो होती है एक्रूड इनकम। मतलब वो वाली इनकम जो अभी तक रिसीव होनी बाकी है वो है एक्रूड इनकम। अब वो इनकम रिसीव होनी बाकी है, उस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि हम उस इनकम को कमा चुके हैं, और वो हमारी रिसीव होनी बाकी है, उस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। श्योर? अधिकार होने की वजह से वो हमारी एसेट है। चूंकि वो रिसीव होनी बाकी है तो एक साल के अंदर अंदर तो रिसीव हो ही जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारी करंट एसेट होती है। अनएक्रूड इनकम भी इसी तरह से, ये वो वाली इनकम है। कहता है द इनकम विच इज रिसीव इन एडवांस बिफोर अर्निंग, मतलब ये वो वाली इनकम है जो हम एडवांस में रिसीव कर चुके हैं कमाने से पहले पहले। मतलब इस इनकम को अभी तक हमने कमाया नहीं है, लेकिन इस इनकम को हमने रिसीव कर लिया एडवांस में। जैसे एम्प्लॉइज को हमने एडवांस में सैलरी दे दी, अभी एम्प्लॉइज ने काम नहीं किया हमारा इस महीने का, लेकिन हमने उसे एडवांस में सैलरी दे दी, तो वो होती है हमारी, तो एम्प्लॉइज के लिए वो क्या हो जाएगी? एम्प्लॉइज के लिए हो जाएगी अनएक्रूड इनकम, प्री रिसीव इनकम। श्योर गाइस? जैसे मुझे कहीं पर मैंने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, इस महीने का रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, श्योर, तो वो मेरी इनकम हो गई अनएक्रूड इनकम, प्री रिसीव इनकम। जो इनकम मैंने अभी तक कमाई नहीं है परंतु एडवांस में रिसीव कर ली है। श्योर गाइस? तो वो होती है अनएक्रूड इनकम। चूंकि ये मैंने एडवांस में रिसीव कर ली है, अभी तक इस पर मेरा कोई हक नहीं है, हक ना होने की वजह से ये मेरी लायबिलिटी है, कर्जा है। श्योर? हक ना होने की वजह से ये मेरी लायबिलिटी है, कर्जा है। क्यों नहीं है हक? क्योंकि मैंने अभी तक ये कमाई नहीं है, इस वजह से इस पर मेरा हक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी है, कर्जा है। एक साल के अंदर अंदर इस इनकम को कमा ही लूंगा, एक साल के अंदर अंदर इस इनकम के बदले में जो भी मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, जो भी मुझे अपने वर्कआउट करना है, एक साल के अंदर अंदर तो उस एफर्ट्स को, उस वर्कआउट को कर ही दूंगा, जिसकी वजह से मेरी करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनकर चलती है। क्योंकि एक साल के अंदर अंदर इसके मैटर को क्लियर कर ही दूंगा, जिसकी वजह से मेरी करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनकर चलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लायबिलिटीज कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों के लिए मैंने इजी टू इजी सेंस में क्रिएट किया, आप लोगों को लिखवाया, एक एक वर्ड के बारे में बताया। गाइस अगर ये एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे, ये इजी से इजी क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। प्लीज इन सारे टर्म्स को डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा। ये आपके लाइफ टाइम रोल प्ले करने वाली टर्म्स है, इन्हें डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा। एंड गाइस इसी तरह से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड हमारी अच्छी विशेष आप लोगों के साथ है। श्योर? सो थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम। We'll be right back.